को दिल्ली दौरे पर रहे। उन्होंने पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात के दौरान करीब 1 घंटे तक अहम बैठक भी चली है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम भजनलाल का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी के साथ हुई अहम बैठक, विकास कार्यों और संगठन पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ करीब 1 घंटे तक हुई अहम बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकार के कामकाज और विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने 10 दिसंबर को होने वाले प्रवासी राजस्थान दिवस में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री को न्योता दिया। सूत्रों के मुताबिक सीएम भजनलाल ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री सुशासन योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट, निवेश और उद्योग विस्तार से जुड़ी नई परियोजनाओं की जानकारी दी। साथ ही कृषि और जल संकट समाधान योजनाओं की अपडेट स्थिति और राज्य में चल रहे विकास कार्यों के लिए केंद्र से अतिरिक्त अनुदान की मांग से जुड़ी जानकारी दी। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच राजस्थान के राजनीतिक, संगठनात्मक समीकरणों और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस पहुंचे, जहां उनका कई मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम रहा। राजस्थान के कई इशू थे, प्रमुख जो मांगती हमारे जो टांके हमारे राजस्थान के अंदर बनते हैं, जैसे पानी का संग्रहण होता है, उसके लिए एक ऑर्डर निकल गया था कि उसके लिए जो यहाँ से पैसा मिलता है वो आगे अगर सिंचाई के काम में लेते हैं तो वो नहीं मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय शिवराज सिंह जी को कि उन्होंने उसको दोबारा से जो स्कीम थी उसको पूरे राजस्थान के अंदर टांके बनवाने का आज आदेश किए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। ऐसे और कई विषय हैं हमारे पंचायत राज्य और ग्रामीण विकास के, एग्रीकल्चर के, जो हमारी डीएपी के लिए जो थोड़ी दिक्कत थी उसके लिए भी हमने बात की है, तो उसका भी आपने कहा है कि तुरंत ही उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि सीएम दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों से भी राज्य की योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। भजनलाल शर्मा का ये दिल्ली दौरा राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में निवेश, उद्योग विस्तार और आगामी परियोजनाओं को लेकर सरकार केंद्र से मदद की उम्मीद कर रही है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जालौर में पटवारी रमेश बुढ़ानिया ने सांचौर विधायक को फोन किया है। निलंबन के बाद पटवारी ने विधायक जीवाराम चौधरी को फोन किया। विधायक से निलंबन को लेकर पटवारी ने सवाल किए हैं। तो पटवारी ने कहा, क्या आपने मुझे निलंबित करवाया? पटवारी और विधायक की बातचीत का ऑडियो अब वायरल हो रहा है। तो जालौर में पटवारी रमेश बुढ़ानिया ने सांचौर विधायक को फोन किया है और निलंबन के बाद पटवारी ने विधायक जीवाराम चौधरी को फोन किया। विधायक से निलंबन को लेकर के पटवारी ने सवाल किए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। पटवारी चामी रमेश बोने बोलूं साहब। और साहब मेरा सस्पेंड आपने करवाया है क्या या किसी और ने करवाया है? काय का सस्पेंड भाई? मैं सस्पेंड हो गया हूँ साहब। क्यों सस्पेंड हो गए? पता मतलब कोई बता नहीं रहा। अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि भाई मेरे को हमारे तरफ से कोई शिकायत नहीं है। पटवारी जी गांव बोल रहा है कि हमारे तरफ से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि एमएलए साहब ने आपको करवाया है। तो मैं एमएलए साहब से बात कर लेता हूँ, भाई मेरे से क्या खता हुई जो एमएलए साहब का इतना बड़ा एक्शन हुआ। तो गांव वाले जाने ना, आप जानो भाई। एमएलए कौन ध्यान रखता है ग्राम सेवक पटवारियों का यार? नहीं साहब आप सही हो, लेकिन जगताराम के ये यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जगताराम के कहने से एमएलए साहब ने आपको सस्पेंड करवाया है। मैं पूछ लेता हूँ, अगर करवाया है तो मैं चला जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं। अगर नहीं करवाया है तो फिर मैं यही लूंगा। वो आप जानो, आपका काम जाने भाई। हम ध्यान नहीं रखते ऐसी छोटी मोटी बातों का। हमारे पास तो कोई शिकायत आवे तो हम तो उससे बात करके बोल देते हैं, भैया तेरी ये व्यवस्था है, देख ले। नहीं है तो फिर जो है रास्ता संभालो। समझता हूँ भाई मैं तो बाहर का आदमी हूँ साहब।
शुरू कराने वाला हूँ। आप मेरे से मतलब क्या चाहते हो? आपका कहा हुआ काम मैंने 100% किया है और कर भी दूंगा, वो अलग बात है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई एमएलए साहब ने आपको सस्पेंड करवाया है, गलती हो तो माफ करना। नहीं भाई, गलती भगवान से माफी मांग, मैं कौन होता हूँ माफी देने वाला यार? ईश्वर है, हम तो सब उसके बंदे हैं। मनुष्य जो हमारा आया मनुष्य बनकर अपना जीवन जी ले तो बहुत है भाई। बिल्कुल साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपने तो नहीं करवाया, प्लीज, मैं फौजी आदमी हूँ साहब, सच बोलना। करवाया है तो मैं नहीं कर दूंगा भाई। आप मैं काहे के लिए किसी को क्यों करवाऊं? आप अपने कार्य प्रणाली से देखो ना कहीं आपकी मिस्टेक हुई होगी, गलती हुई होगी, तो वो गांव वाले जाने, सरपंच जाने ना आप जानो। पटवारी का सरपंच पंचायत में काम करता है कि एमएलए के यहाँ काम करता है? भाई नाम आपका आ रहा है साहब, इसलिए मैंने पूछ मेरा लिया। नाम तो कुछ भी करेंगे तो मेरा ही नाम आएगा। तो बिहार के तर्ज पर राजस्थान में भी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा, जिसके तहत हर वोटर का वेरिफिकेशन किया जाएगा। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक 27 अक्टूबर की रात से ही वोटर लिस्ट फ्रीज होगी। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में भी होगा एसआईआर। एसआईआर के लिए चलेगा अभियान। घर घर जाकर फॉर्म बांटेंगे बीएलओ। बिहार की तर्ज पर अब राजस्थान में भी वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राजस्थान में एसआईआर करवाने की घोषणा की है। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के हर बूथ की वोटर लिस्ट की जांच की जाएगी और हर वोटर को फिर से वेरीफाई किया जाएगा। इसके लिए 27 अक्टूबर रात 12 बजे से मतदाता सूची फ्रीज होगी। बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ घर घर जाकर एसआईआर के लिए फॉर्म बांटेंगे। बीएलओ एक घर में 3 बार जाएंगे। एसआईआर प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। अब जानिए कि ये एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है। दरअसल चुनाव आयोग इस प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट अपडेट करता है। इसमें नए वोटर्स को जोड़ता है जिनकी मौत हो चुकी है या जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम पते की गलतियों को सुधारा जाता है। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरवाते हैं। चुनाव आयोग अब तक 8 बार एसआईआर करवा चुका है। पिछली बार 2003-4 में ये हुआ था। अब एसआईआर के तहत बीएलओ की ओर से फॉर्म भरने के बाद 2003 की वोटर लिस्ट से मिलान किया जाएगा। अगर मिलान नहीं हुआ तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और अगर दस्तावेज नहीं पाए तो वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। राजस्थान में एसआईआर के लिए 12 दस्तावेज ही मान्य होंगे, जिनमें आईडी या फिर पीपीओ, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, फैमिली रजिस्टर, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एनआरसी के दस्तावेज, जमीन मकान के आवंटन लेटर। वहीं अब प्रदेश में एसआईआर के मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक और जहां पीसीसी चीफ डोटासरा ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा प्रहार बताया, तो वहीं बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है। चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी फर्जी मतदाता थे जिनके नाम 2-2 जगह थे, लेकिन उनकी गहन जांच करके और सही तरीके से मतदाता जो मेन मतदाता है उसका नाम उसमें रहेगा। जो जरूरी है और होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। इसमें तो मुझे लगता है अच्छा ही है ना। एक बार ये सारा जो हमारे जिस तरह से हमारे वोटर लिस्ट में जो डिस्पैरिटीज होती हैं वो एक बार सही हो जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। चुनाव आयोग ने निर्णय किया है कि पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में, जिनमें प्रथम चरण में 12 राज्यों को ले रहे हैं, एसआईआर करेंगे। पूरे मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करेंगे और जो मर चुके उनके नाम कटेंगे, जो इधर उधर बाहर चले गए, स्थान बदल दिया, उनके नाम यहाँ से कट के वहाँ जोड़ेंगे। अनावश्यक रूप से क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे निर्णय करता है जिससे कि लोगों को शक पैदा होता है, संदेह पैदा होता है। अगर यही काम सभी पार्टियों को बुला के बात करके, पॉलिटिकल पार्टीज को बात करके अगर ये फैसला करते और सबका इन्वॉल्वमेंट होता है उसके अंदर, ये स्थिति नहीं बनती। एसआईआर के फैसले के चलते फरवरी तक कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार और बीएलओ के तबादलों पर रोक है। एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी कर्मचारी और अफसरों के सामान्य तबादलों पर रोक रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। राजस्थान में एसआईआर को लेकर सियासी पारा चढ़ा है। कांग्रेस ने
प्रक्रिया पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने इसे देश हित का कदम बताया। इलेक्शन कमीशन द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया किया जाना आवश्यक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए हैं बिहार में एसआईआर हुई उस वक्त, उनको ध्यान में रखते हुए उनकी पालना करते हुए ही एसआईआर हो। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमने बीएलए बना लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग का सहारा लेकर के किसी भी तरह से वोट चोरी हम करने नहीं देंगे। जैसा कि चुनाव आयोग ने पूर्व में घोषणा कर रखी थी कि बिहार के बाद में पूरे देश में एसआईआर लागू किया जाएगा, मैं समझता हूं कि पूरे देश की 140 करोड़ जनता इस एसआईआर का स्वागत करेगी। एसआईआर एक रूटीन की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वोटर लिस्ट को अपडेट करना और सुनिश्चित करना कि वोट देने वाला वैलिड मतदाता है। ये एक प्रक्रिया है जो हर 10-20 साल में होती है और इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र कहीं और अधिक मजबूत होगा। और साथ में जो एक इस प्रकार का एक आशंकाएं हैं कि कुछ बांग्लादेशियों ने अवैध रूप से यहाँ पे नागरिकता भी ले ली और नागरिकता लेने के साथ में उन्होंने अपना मतदाता सूची के अंदर नाम भी दर्ज करा दिया, तो ऐसे लोगों का नाम बाहर होने का काम होगा। बुलेटिन में आगे बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किए कई बड़े अहम ऐलान। अब प्रदेश के सभी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म होगी। तो निजी और सरकारी स्कूलों के बच्चे एक ही ड्रेस पहनेंगे। टाई अब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होगी। साथ ही अब स्कूलों का नया सत्र भी 1 अप्रैल से शुरू होगा। वहीं मंत्री दिलावर ने दफ्तरों के लिए भी नया नियम बनाया है। अब शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और पंचायत राज विभाग के सभी कार्यालय राष्ट्रीय गान से खुलेंगे और राष्ट्रीय गीत से बंद होंगे। सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालयों की पोशाक, ड्रेस, गणवेश, जिस अलग अलग नाम से अपने हिसाब से लोग बोलते हैं, यूनिफॉर्म जिसको कहते हैं, वह एक ही होगी और उसमें टाई को कोई जगह नहीं होगी। जैसे शर्ट है, नेकर, पैंट जो भी होता है, जूते, वो सब एक जैसे होंगे सरकारी और गैर सरकारी में। कुछ समय बाद इसके आदेश जारी करने वाले हैं। हमने शिक्षा विभाग ने तय किया है कि शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। हमने सरकारी अंता उपचुनाव में कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। पूर्व बीजेपी विधायक रामपाल मेघवाल और संतोष सुमन ने नामांकन वापस लेते हुए बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन किया है और ऐसे में अब अंता के सियासी समीकरण बदले हुए हैं। देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंता का रण, बदल रहे समीकरण, किसने और क्यों वापस लिया नामांकन, अंता उपचुनाव का महामुकाबला। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में नाम वापसी का आज आखिरी दिन रहा। 12 अक्टूबर से पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल और संतोष सुमन ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। दोनों नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी मोरपाल के समर्थन में नाम वापस की घोषणा की। रामपाल मेघवाल भाजपा से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय नामांकन किया था, जिन्हें पार्टी के सीनियर नेताओं ने नाम वापसी के लिए राजी कर लिया। नाम वापसी के बाद रामपाल मेघवाल और संतोष सुमन का भाजपा कार्यालय पर स्वागत हुआ। दोनों ही पूर्व निर्दलीय प्रत्याशियों ने भाजपा कैंडिडेट मोरपाल सुमन के समर्थन में प्रचार कर उन्हें जीत दिलाने की बात कही। मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी ने और सभी ने मतलब उस पे गौर करके मुझे आदेश दिया कि नहीं, आप बैठ जाओ, पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये मेरी चीज़ में, मेरे जहन में भी ये चीज़ थोड़ी दुखी लगी वास्तव में। और मैं मैंने मेरा आवेदन वापस ले लिया है और माननीय मोरपाल जी सुमन के पक्ष में इस उपचुनावों को पूरी ताकत लगा के जिताने का काम करेंगे। और मोरपाल जी सुमन के साथ हूँ, मैं बीजेपी पार्टी के, मेरी आगे सेवा भावना है, मैं सेवा दूंगी। आप बीजेपी के लिए काम करेंगे? हाँ, मैं बीजेपी के साथ हूँ, काम करूंगी। बीजेपी की वोटों की बाढ़ आने वाली है और कोई भी हमारे आसपास कोई भी नहीं फटकेगा।
हम रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने वाली। अंता विधानसभा उपचुनाव में अब तस्वीर साफ हो चुकी है। कुल 5 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया है, जिसके बाद अब मुकाबला सीधे तौर पर भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीयों के बीच है। अब जो है मैदान में कुल 15 प्रत्याशी बचे हैं, जिनमें मोरपाल सुमन भाजपा से, प्रमोद जैन भाया कांग्रेस से, योगेश कुमार शर्मा राइट टू रिकॉल, राजपाल सिंह शेखावत परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया, उसके अलावा 11 जो है अन्य प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में हैं। भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। दोनों ही पार्टियां चुनावी समीकरण सेट करने में जुटी हुई हैं। देखिए, हमारा मुद्दा रहेगा विकास और स्वच्छ छवि राजनीति में होना जरूरी है। सेवक को चुने, ये हम जनता से अपील करेंगे। बेदाग छवि के व्यक्ति को आगे लाना चाहिए जो स्वच्छ राजनीति दे सके। जिस पर दर्जनों मुकदमे हैं, जिसकी आपराधिक छवि है, जो जमानत पर है, ऐसे व्यक्ति को आगे नहीं लाए। ये जनता से हम अपील करेंगे, क्योंकि यदि एक भ्रष्टाचारी को आपने अवसर दे दिया तो वो बड़ा भ्रष्टाचारी बनेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के बागी थे, वो बागियों में से कुछ ने नाम वापस ले लिया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार की परफॉर्मेंस और वहाँ पे जो विकास के कार्य अवरुद्ध करवाए हैं इस सरकार ने, उसको लेकर के जनता में रोष है। इसलिए कांग्रेस और कांग्रेस प्रत्याशी श्री प्रमोद जैन भाया भारी मतों के अंतर से वहाँ पे विजय प्राप्त करेंगे। अंत उपचुनाव में जीत के लिए भाजपा ने माइक्रो मैनेजमेंट की तैयारी की है। बीजेपी अध्यक्ष के अलावा सीएम भजनलाल भी अंता में चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारकों में से लगभग 45% नेता अंता विधानसभा उपचुनाव में लगे हुए हैं। वहीं उपचुनाव के प्रचार में एआई के इस्तेमाल को लेकर निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एआई जनरेटेड फेक वीडियो, ऑडियो या तस्वीरें इतनी वास्तविक लगती हैं कि मतदाता भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए अब इस पर नियंत्रण जरूरी है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि हर एआई या डिजिटल रूप से बदली गई सामग्री पर लेबल अनिवार्य है। अब किसी भी एआई से बनाए हुए कंटेंट पर एआई जनरेटर, डिजिटली इनहैंस्ड या सिंथेटिक कंटेंट जैसे शब्द बड़े अक्षरों में दिखाने होंगे। दृश्य सामग्री में ये लेबल कम से कम 10% हिस्से में होगा। वीडियो में ऊपरी पट्टी पर और ऑडियो में पहले 10% तक सुनाई देगा। हर एआई सामग्री के साथ उसके निर्माता या जिम्मेदार संस्था का नाम या तो मेटा डाटा में या कैप्शन में दर्ज किया जाना जरूरी होगा। अगर किसी दल या उम्मीदवार के आधिकारिक हैंडल पर भ्रामक एआई सामग्री मिलती है तो उसे 3 घंटे के अंदर हटाना होगा। साथ ही सभी एआई प्रचार सामग्री का रिकॉर्ड रखना होगा। 11 नवंबर को अंता उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आपने विरोध और प्रदर्शन